और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें सेवर ऑफ पाकिस्तान और मारवी कंस्ट्रक्शन के सीईओ ने ज्वाइन किया है। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है रेहान भाई? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। अच्छा रेहान भाई, आज मुझे कह रहे थे मैं करख बातें करता तो क्या मोहब्बत की बात नहीं कर सकता? तो आज हम इनकी टोटली शादी पर बात करेंगे कि रेहान भाई नहीं, शादी पर इन दैट फॉर्म बात करेंगे कि आप जो है वो हमें दावत कब दे रहे हैं वो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन रेहान भाई, आज एक सवाल, ये हमारे हसन भाई जो हैं ये अमेरिका से हैं, वो कमेंटेटर है, तो आज मेरा इनसे एक करख सवाल है कि हम जैसे कि आपने मारवी कंस्ट्रक्शन में आप कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग, तो दुआ तो नहीं करते ना, आप काम करके दिखाते हैं। तो पाकिस्तानी टीम को हम दुआओं के सहारे क्यों लेकर चलते हैं? कि इंडिया का मैच आता है, अम्मी भी वजीफा कर रही हैं, अबू भी टोपी लगा के बैठ गए, तस्बीह हाथ में होती है। तो दुआ अपनी जगह, अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तुम हीला करो, मैं वसीला बनूंगा, ठीक है। तो हमारी परफॉर्मेंस इंडिया के सामने क्यों खराब हो जाती है? पहले तो मैं इसका आंसर चाहूंगा, फिर मैं बाद में बात करता हूँ टेस्ट क्रिकेट पर। असल में देखिए जी, 2000 तक तो ये हुआ कि आपका एक पुरानी खिलाड़ियों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और इतने क्रिकेट इतनी कमर्शलाइज नहीं हुई थी। एक्चुअली ख़राबी ये हुई, और उस ज़माने में आपको याद होगा कि सिर्फ लाहौर और कराची से जो है वो लड़के आया करते थे। अच्छा, कराची लाहौर चूँकि बड़े शहर थे, यहाँ पर थोड़ी सी एजुकेशन भी थी, फैमिली बैकग्राउंड भी था, और लड़के आके ग्रूम भी जल्दी हो जाया करते थे। अच्छा, 2000 के बाद ये हुआ कि आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्रम्बल करना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ। डोमेस्टिक क्रिकेट पे खासतौर से कायद आज़म ट्रॉफी पे आपकी तवज्जो कम हुई, कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हुई, पैसा एक साथ आ गया। और दूसरी ये है कि आपने महसूस किया होगा कि अब जो लड़के आते हैं बहुत खासतौर से KPK से बहुत लड़के आ रहे हैं और बहुत छोटे छोटे इलाकों से आ रहे हैं, शिमाली वजीरिस्तान से, साउथ वजीरिस्तान से। तो छोटे छोटे इलाकों से जो लड़के आते हैं ज़ाहिर उनकी एजुकेशन नहीं होती सॉरी, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनके लिए ग्रूमिंग का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। आपने अभी एक जुमला किया था कुछ देर पहले जो बड़ा अच्छा जुमला था और मैं अक्सर वो इस्तेमाल करता हूँ कि देखिए, ग्रूमिंग जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, हीरा हीरा होता है, जिस तरह आप कह भी रहे थे, हीरे को तराशा क्यों जाता है? इसलिए कि उसके फाइनल एजेस जो हैं वो सामने आए। जब उसके एजेस निकलते हैं तो हीरा इतना चमकदार हो जाता है कि उस पर लाइट पड़े तो आप देख नहीं सकते। हम ग्रूम नहीं करते खिलाड़ियों को। टैलेंटेड बहुत खिलाड़ी आते हैं, लेकिन क्या होता है, 2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2 में फेल हुए तो बाहर हो गए, तो हम फ्री हो जाते हैं शायद। नहीं है। हम यही वाली बात है ना कि शायद फ्री हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम टेस्ट हालिया क्रिकेट पे बात करते हैं। तो अभी तो हमने अफ्रीका को 269 पर हमने टीम को आउट किया, जिसमें नुमान साहब ने 6 विकेटें ली हैं, साजिद साहब ने 3 विकेटें ली हैं और आगा भाई ने 1 विकेट ली है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी साजिद भाई हैं, वो भी बड़ी अच्छी विकेट लेके गए, चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब हम इसकी परफॉर्मेंस को साउथ अफ्रीका की टीम के सामने अगर देखते हैं तो हम खेल रहे हैं, हम इवन बांग्लादेश को भी हरा देते हैं, हम न्यूजीलैंड को भी हरा देते हैं, हम इंडिया से क्यों हारते हैं? मोहब्बत जज्बा है हमारा कि वहां पर। देखिए, इंडिया का ही आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया की टीम बहुत प्रोफेशनल टीम है, इस बार नंबर 1 एक अरसे से चली आ रही है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में। और उनका आप देखिए कि बेंच स्ट्रेंथ उनकी ऐसी है कि आप बुमराह जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके 5 टॉप खिलाड़ी रिटायर हो गए, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी रिटायर हो गया, रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी रिटायर हो गया, अनिल कुंबले वो रिटायर हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। वजह यह है कि बेंच स्ट्रेंथ है उनकी ग्रूमिंग है। दूसरी यह है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। हम आज तक 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब टेक्निक बहुत बदल गई है, अप्रोच बहुत बदल गई है, मेंटली आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली आपका सुपर फिट होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें हमें नहीं हैं, वो इंडिया में मौजूद है। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारा फेवरिज्म भी, अभी जो लास्ट मैच हम इंडिया से हारे हैं उसमें जो आखिरी ओवर करवाने गया बंदा, मुझे नाम थोड़ा सा, मुझे ना जब से बीमारी लगी है मैं नाम भूल जाता हूँ, तो मोहम्मद हारिस। आपको जब पता है कि ये बंदा सफिशिएंट नहीं है फॉर द लास्ट ओवर, क्योंकि हम कुछ भी गेम कहीं पे पहले, आप फेवरिज्म पे उसको क्यों भेज रहे हैं? हमारे यहाँ फेवरिज्म भी बड़ा है। अच्छा, अगर आपका, मैं हसन जलील का दोस्त का बेटा या मैं इनका दोस्त हूं या मैं रेडियो पाकिस्तान से हूं और वो कमेंटेटर है, तो वो भी टीम में जरूर खेलेगा, हालांकि मेरी परफॉर्मेंस 0 हो। तो हमारे यहाँ ये भी फुकदान इस चीज का है। तो अल्लाह ताला इसको भी बेहतर करे डेफिनेटली, और ये इसको फौरी तौर पर दूर करने की जरूरत है, क्योंकि आगे बहुत क्रिकेट है। और मैं एक बात कहता हूँ, क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, आपकी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो उससे क्रिकेट बोर्ड का नाम ख़राब होगा, मुल्क का नाम ख़राब होगा, आपकी मार्केट वैल्यू कम होगी, आपके टेलीविज़न राइट्स की फ़ीस आपको कम मिलेगी, प्लेयर्स को लोग बुलाएंगे नहीं।
टीमें आपको इनवाइट नहीं करेंगी। ये तमाम चीज़ें जहन में रख के मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड को फौरी इक़दाम करने चाहिए और क्रिकेट को इम्प्रूव करने की और एक लेवल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ज़बरदस्त। जी रेहान भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर हम मौजूदा सूरत हाल पर अगर किस चीज़ों को देखते हैं जिसमें शादी पे भी टैक्स लगा दिया है, ये बताएं कि क्या कहेंगे इस बारे में? टैक्स से देना पड़ेगा ये तो। अच्छा, एक चीज़ है कि हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सिंपल ये बात करूंगा रेहान भाई, एक घर का निज़ाम होता है, निज़ाम आपके घर का क्या है वो आपको पता है कि खाना आप 2 बजे खाएं 4 बजे खाएं मैटर नहीं करता, लेकिन आपके घर में नमाज की पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि आप एक मुस्लिम घराने में मुस्लिम कंट्री में मौजूद हैं। ऐसे ही है शादी, क्या है सुन्नत मोहम्मदी है, आप मोहम्मद की सुन्नत को पूरा करके निकाह कर रहे हैं ना, तो आप उस पर टैक्स लगाकर डू यू फील कि हम तरक्की कर सकते हैं? मैं सिर्फ इतना आंसर कहूंगा, मैं किसी सियासतदान को किसी भी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक आंसर, एक वो शख्स जिसकी नॉलेज बहुत कम है, मैं सिर्फ इजाफा चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल इस पे टैक्स लगाना बिल्कुल ही सही नहीं है, मगर अब लग गया है तो रियासत की बात हमने सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। तो बिरारवी की तरफ वजह यह है कि आपने कल भी देखा होगा, टीवी चैनल आप देख रहे होंगे कि रियासत की ना मानते हुए कल 150 लोग पंजाब के अंदर मार दिए गए। तो रियासत की बात तो आपने हर कीमत पे माननी होगी। हो सकता है कि उनकी खामी हो, उनकी गलती हो जिसकी वजह से ये 150 लोग मारे गए, मगर इंतजामिया को चाहिए था, पंजाब हुकूमत को, कि टॉकिंग से बात कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था, ना कि गोलियां चला के। इसलिए कि आप ही की आवाम, आप ही की कौम है, आप किन को गोलियां चला रहे हैं? अपने ही लोगों पे। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपने बदतरीन काम करके ये साबित कर दिया कि पंजाब वैसे बेहतरीन काम कर रहा है, हर शोबे में अच्छा काम कर रहा है। आप अपनी आवाम को अगर मारना शुरू कर देंगे तो फिर आप कहां जाएंगे? ठीक है जी। हम हसन के लिए सवाल है। हसन, मुझे हीरो साहब आपके लिए जो है वो मुझे ये बताओ कि ये पूछा गया है कि आप एक्टिंग की तरफ तो आ रहे हो लेकिन आपकी एक शक्ल मॉडल वाली भी है और बाल भी बड़े हैं, तो क्यों आप मॉडलिंग की तरफ नहीं आए? मॉडलिंग भी मैंने स्टार्ट की अभी रिसेंटली। मेरा एक शो है जो आप बात कर रहे थे, ECCP जो है अमेरिकन PCCA अमेरिकन कल्चर, उसमें मेरा नाम अनाउंस हुआ है 19 अक्टूबर को। वो है बहुत ज़बरदस्त शो है, उसके लिए मुझे खुद कॉल आया, खुद अनाउंसमेंट्स हुई, मुझे नहीं पता चला, उन्होंने पोस्ट लगाई, मुझे जस्ट कॉल आती है कि आप ये शो कर रहे हैं, तो इट्स माय ब्लेसिंग। नहीं, अच्छा मैं एक चीज़ बोलूँगा, तो फिर हसन वहाँ के आने के बाद हमें ऑटोग्राफ वगैरह दोगे? ज़रूर, मैं चाहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी देखें, मैं असल हीरो अपनी फैमिली के लिए और अपने गांव के लिए बनना चाहता हूँ, क्योंकि देखें स्क्रीन पर हीरो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, असल हीरो लोगों के दिलों में जगह बना लेना बहुत बड़ी बात। असल हीरो कौन होता है हसन? आप चलो भाई हो, छोटे हो फील्ड में, आप हमारे साथ सीनियर बंदे बैठे हैं। सर अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्सीम मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वक्त उस्ताद हैं, आप इस वक्त हमारे गेस्ट नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। बेहतरीन हीरो वो है जो कि लोगों के दिलों में वो घर करके जाए कि वो जब दुनिया से चला जाए तो लोग याद करें कि यार ये दुनिया वीरान करके चला गया, हालांकि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर ना बड़ा एक पैसे का घमंड है बहुत बड़ा, जिसके अंदर ये होता है कि अगले को इतना नीचा दिखा देते हैं कि वो अल्लाह से शिकवा करता है। कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि आप किसी को उस नहज पर मत लेकर जाओ कि वो अल्लाह की तकसीम पर, बनाई हुई चीजों पर और फिर अल्लाह की कुदरत पर क्वेश्चन मार्क लगा दे। सवाल क्वेश्चन मार्क ही होता है ना कि क्यों नहीं दिया मुझे? बिल्कुल, मुझे देने वाला तू है और तू ही देगा। डिफरेंस है कि मैं क्वेश्चन मार्क में आ जाऊंगी, कल मुझे हीरो उठ के कहता है निशान भाई आप तो इतने मोटे हैं, तो भाई मोटापा कम हो सकता है। नेपोटिज्म पे बात करना बहुत बुरी बात है। हर किसी का बॉडी पोस्चर अलग है, हर किसी को अल्लाह जो मुकाम देता है इंसान को देख कर देता है। आप बिलीव करते होंगे, देखें अगर हमायूं सईद है तो अल्लाह ने उसे रुतबा देख कर दिया होगा, अगर मैं हूँ तो मुझे भी देख कर आप हैं आपको, क्योंकि अल्लाह ने हमेशा हर इंसान को उसकी जगह पर ही सेट करना है, किसी को थोड़ा पहले तो किसी को थोड़ा बाद में। मायूसी अल्लाह को पसंद नहीं है। अच्छा एक बात और है, हमने काफ़ी गाड़ी बातें करने के बाद अब हम आते थोड़ी सी स्लो पिच पे। हीरो का जब दिल टूटा, सुनने में आया कि हीरो शेरो शायरी की तरफ भी निकल गया। शेरो शायरी तो नहीं की, बट थोड़ा सा पढ़ने लग गए। हाँ। और शेर पढ़ने का दिल किया, तो जब एक दरवाजा बंद हुआ तो दिल से जो आहट आई, उस पर क्या शेर कहेंगे? शेर शायरी तो मैं करता नहीं, बस इतना बोलूँगा कि जब इंसान का दिल टूटता है तो वो शेर व शायरी से ज़्यादा दो तरह के इस दुनिया में इंसान है।
एक जिसका दिल टूटता है वो गलत एक्टिविटी में चला जाता है, एक होता है जिसका दिल टूटता है वो अल्लाह की राह में आ जाता है। तो मैंने ये रास्ता चूज किया जहाँ पर अल्लाह मिले, मैंने वो रास्ता चूज नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात हीरो बोलूंगा कि आपके जितने भी मित्रों में लोग देख रहे हैं, जो भी लोग हैं, आप उनकी वजह से हैं, वो तो माना, लेकिन अगर कोई फर्ज करो मैं आपसे सीनियर हूं, लेकिन अगर मैं ज्वाइन करता हूं आपको, मैं टीवी से नहीं हूं, ठीक है, मैं बल्कि हमारे जलील साहब बैठे हैं, मैं और जलील भाई आते हैं और हमें मॉडलिंग का शौक हो गया, ठीक है, तो आपका काम है हम आगे बढ़े ना बढ़े, आपका काम है हमें बताना कि ज़ीशान भाई, जलील भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। हमारे यहाँ पे क्या था, अबे उम्र है, शक्ल है, जिस्म है, ये चीज बड़ी बुरी है। देखें शक्ल पे बात करते तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को देख लें, बहुत बड़ा नाम है, शक्ल पे नहीं जाए, टैलेंट जो होता है वो कभी बीट नहीं होता। मुझे हो चुकी है, मुझे तो एक बंदे ने अभी बोला कि तुम्हारी शक्ल पे तुम्हें ट्रांसमिशन देते क्यों है, मैं ये पूछना पड़ेगा, शायद मैं तावीज शावीज कराता हूँ, तो मैंने हंस के बाद टाल दी। तो रियान भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि हमने अभी बात की, अच्छा एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो रहा है, हमारा वेदर चेंज हो रहा है चीज़ों को, ठीक है, तो बीइंग ए सेवर ऑफ पाकिस्तान कुछ एकदम वो किए जा रहे हैं, क्योंकि हर साल जो है वो कंबल दिए जाते हैं, लोगों को वैक्सीनेट करवाया जाता है, क्योंकि कराची के अंदर भी एलर्जी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है, तो अगर कोई एलर्जी का, क्योंकि पंजाब और केपीके के अंदर तमाम जगह पर फ्री वैक्सीनेशन होती है जो कि एलर्जी से आपको बचाती है, और वाकई में ये फ्री वैक्सीनेशन है, तो सिंध के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि सिंध के अंदर भी एलर्जी का मर्ज बहुत ज़्यादा है। ये स्किन वॉर्म मुझे भी हुआ, ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तारिक को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। तो मुझे ये बताएं कि अब इस नौयत का जो केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो उस पर सिंध गवर्नमेंट से क्या मुतालबा होगा आपका? देखिए सिंध गवर्नमेंट के पास तो ये मेडिसिन तो पड़ी है, मगर लगाएं किस जगह बैठ के, वो जो डिस्पेंसरियाँ थी वो तो उन्होंने प्लाट बना लिए। सही नहीं, अभी वैसे 2 जगह तो बन रही है, मैंने भी मुश्किल से कोई 2 डिस्पेंसरियाँ भी नहीं बनना शुरू हुई है, वरना हमारे तो हर टाउन के अंदर डिस्पेंसरियाँ थी, हर इलाके, छोटे छोटे इलाकों में डिस्पेंसरियाँ थी, वहीं से लोग इलाज कराया करते थे। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको इल्म होगा कि एक लाल दवा और एक नीली दवा डिस्पेंसरी में हुआ करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोगों को शफा भी मिलती थी। मगर अब वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, इसलिए कि हमारी आवाम भी मतलब शऊर लग गई है ना। अब वो डॉक्टर से जाने से पहले वो मेडिकल स्टोर पे खड़ी होकर टैबलेट का नाम लेती है और घर चली जाती है और खा लेती है। अच्छा, डॉक्टर को भी तशवीश होती है, मैं पढ़ा क्यों, इसी से मैं भी डॉक्टर को हमारी करती है, बस जैसे भी कोई चीज हुआ मेडिकल पे गई, दवाई का नाम लिया और खा के बैठ गई, डॉक्टर गया भाड़ में। अरे अच्छा, भाई डॉक्टर के अपनी डॉक्टरी दिखा रहे हो आप नहीं, और मैं उनसे बताऊं, चने लेकर 5 साल नहीं पड़े मेरे भाई, या उन्होंने चक्की पीसने के लिए डॉक्टर नहीं बने। क्योंकि देखिए मैं एक मेडिसिन का नाम लूंगा विद सॉरी, अमोक्सिलिन के 2 सैंपल्स आते हैं, 250 एंड 650 या 550 कुछ ऐसा ही है, ठीक है, हो सकता है मुझे 550 सूट करता हो, आपको सूट ना ऐसा ही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, मेरा गला सही हो गया, वो खाने आप भी 550 खाएं, वो खा के दिल की बीमारी में कार्डियो पहुंचा हुआ होता है बंदा। भाई आप डॉक्टर के पास जाएं। इसी वजह से हमारे साथ ये ना, जैसे ही हम खुद लोग हैं वैसे ही हम पर हुक्मरां तैनात किए गए, और क्या है, हम जैसे हमारे पे वैसे ही किया जाए। कुरान पाक में है ना कि आपके जैसे ईमान होंगे वैसे ही आपके ऊपर वैसे ही है ना, हमारे पे जैसे अमाल है, जैसे हमारी काम है, वैसे ही हमारे साथ हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन रेहान भाई के साथ से, क्योंकि हमेशा एक नारा मेरा होता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि तमाम फ़लस्तीनियों को सीज़फायर मुबारक हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ, गजा में लोग आना शुरू हो गए, और अब जैसे कि एक चीज़ आप मुट्ठी आप बने हैं, इस्लामी मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की बात नहीं करता, इस्लामी मुल्क को हमें एक होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर रेहान भाई ये देखकर खुश हो रहे हैं कि ज़ीशान की कपड़ों में आग लगी हुई है या ज़ीशान का घर टूट गया, तो एक ना एक दिन इनका भी घर टूटेगा। देखिए इस्लाम की बात आप कर रहे हैं, हम इस्लामी मुल्क को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मगर हमें बदले में क्या मिल रहा है? अफगानिस्तान को हमने रूस से जिताने वाले हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। जितनी भी जंगें उसने जिस भी मुल्क से लड़ी, हमने उसे हर चीज़ फराहम की, खाना पीना वेपन हर चीज़ हमने उसको सहूलत दी। बदले में उसने हमें क्या दिया? आप देख रहे हैं सरदों पे क्या हालात है। अच्छा रेहान भाई, आपके ये बात, एक कॉलर हैं उस्मान अली साहब, उन्होंने कहा है कि रेहान भाई को मैं अक्सर देखता हूँ डिफरेंट चैनल पर, शादी की बात ये गोल कर जाते हैं, भाई इनसे शादी के टॉपिक से नहीं हटना है। अब नहीं हट रहा मैं आपसे शादी के टॉपिक पे, तो बताएं कि कब है। मैंने शादी नहीं करनी है, ये फजूल का झूठ है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पे एक्सक्लूसिव वीडियो से लाऊंगा, और ये मेरा आप सबसे वादा है कि रेहान भाई को दूल्हा बना हुआ मैं दिखाऊंगा। मैंने ये वादा कर लिया है कि मैं, जो हमारे पीटीआई के मिनिस्टर थे
वजीर दाखिला थे मेरे ख्याल से शेख रशीद, मैं उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गलत बात है, रिश्ता भी करके है मेरे लगा, मुझे पता है। छोड़ दे। हसन आपकी तरफ आते हैं हीरो, मुझे ये बताओ कि ड्रेसिंग का कितना शौक है, एक चीज, और दूसरी चीज ये कि आप वो पहनना पसंद करते हो जो आप पर अच्छा लगे, या वो वाले कि यार ब्रांड होगा तो पहनूंगा वरना नहीं पहनना? नहीं, मुझे तो वो अच्छा लगता है जो मुझ पे सूट करे, कभी ब्रांड की तरफ नहीं गए। और हम वैसे ही मिडिल क्लास लोग थे, छोटे से गांव से था, तो ब्रांड से थोड़ा हट के जो खुद को अच्छा लगे और जो दिखने में भी अच्छा लगे हमेशा ट्राई करता हूँ। यार मैं तो देखें ज़ैनब मार्केट से भी लेके पहनने वाला, जबरदस्त माशाल्लाह, मैं लाइट हाउस से लेकर भी पहनने वाला बंदा हूँ, लेकिन पहनता अच्छा हूँ जो लगे कि इंसान एक अच्छा इंसान। हसन मैं एक बात बोलूं आपको, प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ना ब्रांड मार्क नहीं करता, आपने कैरी कितना अच्छा किया वो मार्क करता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड लव यू फॉर इट कि जो नए बच्चे आने वाले हैं, जो कि देखो आपके बाद जो आएगा वो जूनियर आपसे, चाहे उम्र में सीनियर हो, उम्र काउंट नहीं करती, तजर्बा काउंट करता है। तो ये चीज है कि आप लंडे का ही लेकर क्यों नहीं पहनते, उसको इतना अच्छे से पहने कि लोग कहें कि हीरो जा रहा है या ज़ीशान जा रहा है कि उसने कपड़े पहने हुए। हसन जलील साहब आपकी तरफ आते हैं, आपकी पैंट का बड़ा ज़बरदस्त एक टेक्सचर लग रहा है। मैं अब वाकई में वो कहते हैं ना कि मैं ड्रेसिंग पे लोगों की बड़ी फोकस करता हूँ और एक शूज़ मेरी बड़ी कमज़ोरी है, तो मैं वो वाली चीज़ के कहते हैं ना कि हम आज तो हम जल्दी जल्दी में जो मिला पहन के बैठ गए जो है, लेकिन मेरी एक कमज़ोरी है शूज़ और एक ड्रेसिंग का मुझे सेंस नहीं है। ये जैसे कह रहे हैं कि मैं अच्छी पहनता हूँ तो मैं नोट करता हूँ कि इस बंदे ने क्या पहना हुआ है। जैसे रेहान भाई लास्ट इन्होंने एक वेस्ट कोट पहनी थी कपड़ों के साथ ना, शलवार कमीज ही पहनता है अक्सर क्योंकि सेवर ऑफ पाकिस्तान के, तो मैंने जहन में था यार वो एक दोस्त के बाद मैं कहा यार मुझे ये ट्रांसमिशन पर पहन के जानी है, तो मैं इस तरह नोट करता हूँ। तो मुझे बताया आपको कितना शौक है ड्रेसिंग का? मैं ब्रांडेड कपड़े पहनने का मुझे कभी शौक नहीं रहा और मैं बेसिकली हमेशा से बड़ी सादा मैंने ज़िंदगी गुजारी, बल्कि जिस ज़माने में मैं शो बिज़नेस में था, आप बिलीव करें ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मेरे पास हमेशा एक जूता और एक पैंट रही। मेरी वाइफ हमेशा मुझसे लड़ती थी शादी के बाद कि भाई आपको ये क्या मुसीबत है। अब जाके पैंटों की तादाद बढ़ के 2-3 हो गई और अब बच्चों ने कपड़े इतने लाके देते हैं कि मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं ब्रांडेड में बिलीव नहीं करता। ये देखिए एक बात, हाँ अलबत्ता, सॉरी टू कट यू, अलबत्ता नौजवानी के ज़माने में भी बल्कि चाइल्डहुड में भी मेरा ये था कि मैं कपड़ा बिल्कुल मेरा साफ सुथरा हुआ करता था, कॉलर पे कभी मैंने धब्बा नहीं रहने दिया। अगर मैं महसूस करता था ज़रा सी भी कॉलर मैली है तो वो पहले धुलती थी फिर मैं पहनता था। जबरदस्त। इस्त्री का मैं बड़ा ख्याल रखता था और जूते पे पॉलिश मैं रोज़ करता हूँ। माशा, अच्छा एक बात मुझे बताएगा क्योंकि माशाल्लाह लोग देखने वाले और जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप माशाल्लाह एक वो कहते हैं ना कि आपने उस वक्त रेडियो और टीवी पे कदम रखा जिस वक्त लोग तस्वीर खिंचाते हुए भी डरते थे कि पता नहीं बंदा टाइम देगा या नहीं देगा, यही वाली बात है। तो जिस वक्त पीटीवी के बाहर कतारें लगा करती थी, ये वो वाला वक्त था कि आप शान से अंदर जाते थे। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपने जो है वो हसन जलील के लिए कॉल है, फिर मैं इस बात को कंटिन्यू पहले करता हूँ कि आप जो है वो खुद काम करते थे नहीं। हसन जलील के लिए कॉल है ये जी। अस्सलाम वालेकुम। शान भाई कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक ठाक मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आज आपका शो देखा है पहली मर्तबा तो कसम से बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, और आपका नाम बताइएगा कौन है? मेरा नाम सावल नजीर है जी। हसन अली हीरो साहब के लिए कॉल की है मैंने। ठीक है जी। हीरो साहब को आप कहाँ पे देख रहे हैं? कराची में देख रहे हैं, मित्रों में देख रहे हैं? मैं जी लाहौर से देख रहा हूँ। लाहौर से देख रहे हैं, मेरे शहर से देख रहे हैं, क्या बात है। आप भी लाहौर से हैं? मैं गुलबर्ग का हूँ। माशाल्लाह, फिर तो मैं दसो हुण तुसी की गल करोगे ना नाल की तुसी सवाल करना, जल्दी नाल छेती सवाल करो। मेरा सवाल ये है कि हसन भाई जो हैं काफी अच्छे बंदे हैं, ये स्क्रीन के हीरो नहीं दिलों के भी हीरो हैं, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। और मैं हसन भाई को बहुत प्यार है और आपको भी, और सबके लिए दुआ है जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने लाहौर से कॉल की, जीते रहिए। हसन भाई के लिए भी प्यार, उन्हें सेंड में पॉज दे दिया, जिसे हम भी आपके लिए भी ख्याल कर लेते हैं। वैसे तो कॉल उनके लिए आपको भी रड़े मैदान में प्यार। ये इसका थोड़ा मैं बताता चलूँ, ये वो बंदा है, ये मेरा क्लास फेलो भी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरा हर इंटरव्यू देखता है और मुझे कहीं पहुँचाने तक इसका बहुत हाथ है।
इस बंदे ने छोटी सी लाइफ से मुझे टैग दिलवाना स्टार्ट किया, मेरी प्रमोशंस की, और इस बंदे ने जितनी दोस्ती में एफर्ट हो सकती थी सब कुछ दिया मेरे लिए। बेहतरीन दोस्त वो होता है कि जो अपना किरदार अदा करे। बेहतरीन शख्स वो होता है कि जो अगले की कदर करे कि उसने मेरा किस वक्त साथ दिया। अब आप इसने मेरा हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया, मुझ पे जब भी बुरा टाइम आया सामल नज़ीर ने हमेशा, पहला इंसान ये था मेरा सोशल मीडिया पर जिसने मेरे लिए फिर आप उनके लिए गाना भी गा सकते, कदी आमिल सावल यार। हाँ, कदी आमिल सावल। ये हमारे एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल की? आवाज कट रही है मेरे भाई, अगर आप लोकेटेड एरिया में आ जाएंगे तो सिग्नल प्रॉपर आएंगे। हेलो बिलाल जी, एक मिनट। जी 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 भाई, सांस लेने को मसला नहीं, मैं कौन सा तोप पे बिलाल अली बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से आपने कॉल की है बिलाल साहब, किससे बात करना चाहिए? ये हसन जैदी साहब से। हसन जैदी साहब, तो यहाँ पे हसन अली हीरो है, जैदी तो नहीं है। जी हसन अली हीरो, हसन अली हीरो। बंदा ने नाम चेंज कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, सिंध पुलिस से बिलोंग करता हूँ मैं। तो यही वो शख्स है जिसको आपकी तलाश थी। देखिए मैं शो पर हसन अली माय फेवरेट हीरो। मैं थैंक यू, ये आप सब लोगों का प्यार है, जितने भी लोग उसकी बोलती बंद होगी, इतना प्यार है उसको। बहुत ये इन लोगों के देखें, फैंस ही सब कुछ बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे जितने भी लोग हैं, मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे अपनी जिसका नंबर देते हैं, हैदराबाद में कोई पुलिस में थैंक यू, सिंध पुलिस के जवान है, बहुत ज़बरदस्त। बिलाल नाम है आई थिंक इसका, और मेरा दोस्त भी होगा, जानता हूँ मैं इसको। असल में मसला ये होता है कि आपको नहीं पता, लेकिन आपको कदर करनी जरूरी है। जब कोई कदर करता है, क्योंकि आप बनते किस वजह से हैं, अगर ये कमेंटेटर हैं तो इनको सुनने वाले मौजूद हैं। और ये अगर मैं, लोग कहते हैं ना, रेहान भाई तो एक अरसे से साथ है, लोग कहते हैं मियां मिट्ठू बनता है। उस वक्त जब मैंने 2008 में शुरू किया तो उस वक्त भी एक होता था आपके खत और उनके जवाबात, उसके अंदर खत आते थे बकायदा, इस आरजे के लिए ये आए हैं, इस आरजे के लिए ये आए हैं, हमें बकायदा इस्लाह की जाती थी। ज़ीशान भाई बहुत तेज बोलते हैं, इनको बोले थोड़ा हल्का बोल रहे हैं। मैं, मेरा भाई स्पीड ब्रेकर नहीं है मेरी आवाज में, तो मतलब आप रमजान, मैं कह रमजान के अंदर क्योंकि रोजा रख के बंदा शो करता है तो वैसे ही पिच लो हो जाती है, तो वो वहां पर इस्लाह बड़ी होती थी। आपने ये वर्ड गलत बोला, अच्छा पूरा एक खत आया उसमें मुझे बोला कि खुश आमदीद बोलते हैं, देद होता है, तो वो क्लियर करना और वो चीजें, तो आपको जो है वो बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। और आपसे मैं ये कहूंगा कि आपके लिए कि हमारे यहाँ पर तो अभी आप घर पे काम करते हैं? मेरी जो बाकायदा कंपनी है, वहाँ ऑफिस भी है। नहीं, घर की बात कर रहा हूँ। कभी भूख लगी तो अंडा बना लिया, उबाल लिया, कभी कुछ? मैं तो बहुत शेयर करता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। देखिए अमेरिका की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ नौकर तो होते नहीं है, ऐसा ही है, तो ज़ाहिर जो कुछ करना पड़ता है आपको खुद करना पड़ता है। तो मैं अपनी बेगम का पूरा हाथ बटाता हूँ, सफाई से लेके और बर्तन धोने तक। अच्छा, कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि मैं बटाता हूँ, मैं खाना भी खा लेता हूँ, मैं कपड़े धुले हुए भी पहन लेता हूँ, मैं बेड पे प्रॉपर हो तो बैठ भी जाता हूँ, तो वो आप कौन, वो वाली उसका ऑपोजिट है कि अगर बर्तन पड़े तो आप उठा के रख भी देंगे? मेरी वाइफ बहुत इस पे एतराज करती है कि आप किचन में क्यों घुस जाते हैं आके। मैंने कहा यार मैं बात ही अगर मैं शेयर करता हूँ, राशन खत्म तो नहीं होगा। मैं जहनी तौर पे मैं सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ कि भाई एक बंदा काम कर रहा है, अकेला सुबह से लगा हुआ है, खाना भी पका रहा है, सफाई भी कर रहा है, तो अगर आप शेयर करें तो अच्छी बात है, इसमें कोई ये नहीं कि आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है जी, और बिल्कुल हम इस पर ब्रेक पर जाएंगे और देखेंगे मारवी कंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं एक ब्रेक के बाद, ब्रेक में, और साथ साथ देखते हैं कि मारवी कंस्ट्रक्शन किन किन चीज़ों में आपको फैसिलिटेट करता मिलता है। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक, और इसी के साथ आसिफ भाई जो पढ़ते ना 5 4 3 2 1 और देन वी कट, तो इरफान भाई सॉरी, और साथ साथ जो है वो हमारे इस वक्त खुरम भाई हैं, बासित भाई हैं, हमारे रमीज़ खान साहब हैं और हमारे अदील भाई हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैनेज करते हैं, और उसके बाद कैमरा जो आप देखते हैं हमारे भट्ट साहब हैं। और यहाँ पर हम हसन अली हीरो की तरफ जानेंगे। हसन, मुझे ये बताओ कि फैमिली कितनी सपोर्टिव है? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब एक चीज़ होती है ना कि गुस्से में आ जाती है कि एक्टिंग की तरफ क्यों जा रहे हो, ये नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं तुम बनो एक्टर? नहीं, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरी वालदा ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरा जिम का टोटली सामान, मेरी प्रोटीन का ख्याल, मेरी डाइट, हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज करती हैं। असल हीरो तो माँ के लिए बेटा ही होता है, चाहे वो स्क्रीन पे हो ना हो। तो मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि मेरी माँ
ने मुझे हीरो बनाया, मेरी नानी ने और अम्मी ने। तो इनका बहुत, हर किसी का एक अच्छा रोल प्ले रहा है मेरी लाइफ में। मेरे मामू बहुत, मामू तो भांजों के आपको पता है बहुत लाडले होते हैं, तो मैं मामू को भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। मामू का बड़ा अच्छा रोल प्ले, तो फैमिली ने हमेशा। और दोस्तों में कितने सपोर्ट रहा? एक तो ये आपके फ्रेंड आ गए, उन्होंने बताया। दोस्तों में मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, बिकॉज दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं जब आपके अच्छे दोस्त ना बन सकें। तो दोस्त हम एक ही है जिसने कॉल की, जैसे आपको बताया कि वो बंदा हर टाइम वॉच कर रहा होता है कि इस टाइम कहाँ है, क्या कर रहा है। तो एक सावल नज़ीर है, और दूसरा मेरा अगर दोस्त कराची में कोई है तो वो कमर है, जिसने मुझे बुरे वक्त में, जैसे शोएब अख्तर के टाइम पे शोएब अख्तर ने कहा था कि कमर बशीर तो नहीं है? नहीं, कमर जमान है। तो जैसे शोएब अख्तर ने किस्सा बताया था कि मैं जब क्रिकेटर नहीं था, मैं जब नेट करने जाता था तो वापसी पे गन्ने के जूस वाले को कहता था मुझे गन्ने का जूस पिलाओ, जब मैं क्रिकेटर बनूंगा तो तुम्हें फिर सब पैसे रिटर्न करूंगा, तो वो उन्हें पिला देते थे। तो इसी तरह अगर मेरे पास कोई इंसान है तो वो कमर भाई है। वो मुझे इतना सपोर्ट करता है मेरी डाइट का, जब कुछ नहीं था, जब जॉब से पहले भी और अब भी सपोर्ट कर रहा होता है। तो सावल नज़ीर और कमर भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं अपना दोस्त ही नहीं मानता। ज़बरदस्त। बाकी अक्सर में एक बात मैं बोलूँगा हीरो कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क कब आता है? दुश्मन इंसान तब बनता है जब आप उसको अपने गहरे राज दे देते हो। कभी भी राज नहीं देना चाहिए। अच्छा, राज वो ये नहीं होता मुझे आज बुखार चढ़ा या जो है वो, आपको वो राज के, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, डोंट शेयर विद एनीवन। आपकी फैमिली है, आज आपकी अम्मी से, अब्बू से, बहन भाई से लड़ाई हुई है तो वो आपकी लड़ाई हुई है, कल आप फिर वैसे ही हो जाओगे। तो इस तरीके से नहीं करता। हम आते हैं हसन जलील साहब की तरफ। अब आपका कहाँ कहाँ का टूर है सर? मैं अभी तो पाकिस्तान में ही हूँ। कितना अर्सा? लाहौर जाऊंगा, फिर इस्लामाबाद। मतलब जनवरी तक आप यहीं हैं? जी हाँ। मतलब न्यू ईयर आप पाकिस्तान में मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि वैसे तो हमें इस्लामी लोग अब बन जाते हैं, नहीं बनाते, लेकिन दुनियावी साल भी है, हम दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, जाहिर है तमीज से मनाए, कोई मसला नहीं होता। मेरे एक दोस्त के, नहीं दोस्त तो नहीं, उस्ताद के आगे से दोस्त थे, तो उनको एक दफ़ा मैंने कहा सर आपने वो, उस टाइम पे अवार्ड्स बड़े होते थे, तो मैं कहा सर वो कहते हैं अवार्ड क्या होता है? अच्छा, आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैं कहा ये बंदा या तो मुझे बना रहा है, तो कहते नहीं भाई हमारे यहाँ पे तो सालगिरह में भी कुरान खानी होती है, नए साल पे भी कुरान खानी होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने नया साल हमें अता किया। तो वो उस टाइम पे भी फैमिली में था। अच्छा, हर कोई कहता है ना आज का दौर बड़ा फास्ट है, तो हर दौर उस दौर के लोगों के लिए बड़ा फास्ट होता है। तो मकसद ये है कि आपको उसमें अकोमोडेट करना होता है। आप जब थे, आपसे पहली जनरेशन के पास टीवी नहीं था, लेकिन आपने टीवी करके दिखाया। तो डिफरेंस ऑफ द मीडियम हर जगह पे रहता है। तो मुझे ये बताएं कि जो बच्चे अब इस फील्ड में आना चाहते हैं, इवन तो टू बी अ कमेंटेटर, तो उनको किन किन चीज़ों पर फोकस रखना होगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आजकल एक बात लोगों को कहता हूँ, देखिए कोई भी काम करने के लिए, अदाकारी हो या ये है कि सिंपल सदाकारी हो या कमेंट्री हो या ख़बरें हो, उनमें पहली बात तो ये है कि आवाज़ अच्छी देना तो अल्लाह ताला का दिया है, लेकिन आप आवाज़ अपनी बेहतर कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि आपके पास वोकेबलरी होनी बहुत ज़रूरी है। जितना अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा आपको बोलने में आसानी होगी और आप अपने आप को कम्युनिकेट बहुत खूबसूरती से कर सकेंगे। यहाँ मैं नई नस्ल के लिए कहना चाहूँगा, मतलब मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मेरी जो कमेंट्री की मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह है, वो ये है मेरी फ्लुएंसी और मेरे अल्फाज का इस्तेमाल। हसन अली नासिर साहब इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये ज़िशान, मुझे याद है कि तुम्हारा पहला दिन जब था, और हसन जलील साहब को मेरा बहुत सलाम, और इनसे कहिएगा कि जब शबाना 5 बजे का बुलेटिन पढ़ती थी तो उस वक्त उनको पेपर लाकर मैं ही दिया करता था। और ये आपको जानते हैं। तो ज़िशान के लिए मैं ये कहूँगा कि ये हमारा वो भंड वाला बच्चा है जो कि आज टीवी पर आपसे मैं ये कहूँगा कि आपको अल्लाह तबारक ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, एंड यू आर एवरग्रीन, जैसे थे वैसे हैं, और अल्लाह ताला आपको आगे भी वैसा ही रखे। आमीन। ये आपकी वजह से देखा देखते हैं लोग। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, दूसरा खलील उल चन्ना साहब हैं, ये भी रेडियो पाकिस्तान से हैं। ज़िशान, पुरानी यादें ताज़ा करा दी, लेकिन एक बात याद रखना कि जो उस्ताद होता है वो उस्ताद होता है। आज तुम्हारे शो पर गेस्ट बनकर बैठकर तुम्हारी आवाज़ को ड्रैग कर गए, और ये होता है। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ भाई उस्ताद हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैंने तो प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कह देता हूँ मेरे उस्ताद हैं। और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट देने की बहुत प्यारी आवाज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे करवाऊंगा और फिर हीरो आप भी तैयार हो, सिचुएशन दूंगा आपको भी। कमेंट्री का स्टार्ट 1 मिनट की कमेंट्री है, ठीक है,
और पाकिस्तान जीते जीते हार गया। जीते जीते हार गया, जो अक्सर हम आते हैं जीतने वाली खुशी मैं नहीं मनाता, जीते जीते हार गया। तो आप कमेंट्री में कैसे बोलेंगे? नहीं, वैसे तो खैर सिचुएशन जो भी आप देंगे मैं कर सकता हूँ, मैं हारने वाली जरूरत हाँ, लेकिन ये है कि जीतने वाले में जरा लोग खुश हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि जीतने वाली सिचुएशन आप दें? चलें, जीतने वाली कह रहा हम खुश कम ही होते हैं ना। मैं आपको एक ऐसे मैच की झलक सुनाता हूँ जो मेरा ख्याल है कि हर शख्स को याद है, जो 30-35 ऊपर है, वो है शारजाह में जावेद मियांदाद का छक्का। ओके। और इंसिडेंटली मैं उस वक्त रेडियो पे कमेंट्री आखिरी 5 ओवर्स में कर रहा था, ठीक है, और उस छक्के को भी मैंने डिस्क्राइब किया था। क्या बात है। तो वो मैं, आप समझिए 40 साल हो गए हैं उस वाक़े को। जबरदस्त। तो वो मैं आपको कोई आखिरी गेंद रह गई थी, मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता दूं। उस मैच की इंपॉर्टेंस इसलिए थी कि उससे पहले पाकिस्तान इंडिया से हमेशा हार जाता था, ठीक है, और लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी पाकिस्तान को मैच जीता है। जावेद मियांदाद ने मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग खेली, और वो पाकिस्तान को एक ऐसे मकाम पे ले आए थे जहां आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। अब मैं आपको आखिरी गेंद का हाल सुनाता हूँ। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ, जहाँ तक निगाह जाती है लोग ही लोग नज़र आते हैं, दिल धड़कते हुए, और लोगों की निगाहें मैदान की जानिब मरकूज़, जहाँ जावेद मियांदाद अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त के दरमियान अगर कोई शख्स आयल है तो वो हैं जावेद मियांदाद, जिन्होंने आज बहुत ही तारीखी इनिंग खेली और पाकिस्तान को सिर्फ 4 रन के फासले पर ले आए हैं इस शानदार फतह से। चेतन शर्मा है बॉलर, इस वक्त अपने कप्तान कपिल देव और सुनील गावस्कर के साथ गुफ्तगू करते हुए, और जावेद मियांदाद ने सरसे में फील्ड का जायज़ा लिया। जावेद मियांदाद के लिए फील्ड है, थर्ड मैन बाउंड्री पर एक फील्ड है, डीप बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर, और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। ऑन साइड पे 4 फील्डर हैं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। तमाशाइयों का शोर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता हुआ, और एक्साइटमेंट का ये आलम है कि बेशतर तमाशाई अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हो गए हैं और तालियां बजाकर अपने अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जावेद मियांदाद अपने बल्ले को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर मारते हुए खेलने के लिए तैयार हुए। चेतन शर्मा ने स्टार्ट लिया, दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आए, तमाशाइयों का फलक शगाफ शोर, और अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की, जावेद मियांदाद ने बल्ला घुमाया और गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जोरदार छक्का, और पाकिस्तान की शानदार फतह। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इससे ना जोश वैसे ही पैदा होता है, और आजकल तो इतनी फुस कमेंट्री हो रही है, इसीलिए आपको कहा कि वो जीतने में जरा मजा भी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वाकई में ये जोश था। और मैंने आप जैसे तो नहीं, लेकिन जब शाहिद आफरीदी ने हमें T20 जितवाया था, तो वो मैच, एक तो प्रॉब्लम ये था कि स्टूडियो का टीवी खराब था, मुझे तीसरे स्टूडियो में जाके देखना। मैम रबिया अकरम मौजूद थी, मैंने कहा मैम मुझसे क्यों बुलवाया मुझे शो के लिए? तो कहती अच्छा मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम हर 3 गेंद के बाद आके करो। और लास्ट में तो मैंने कहा या तो माइक बड़ा करिए, मैं नहीं आ रहा। तो फिर वो जब उन्होंने विनिंग शॉट मारी तो फिर मैंने आके बताया, और उसके बाद जो है हमने वो किया। हसन, आपसे सवाल, और फिर एक आपसे भी हम करेंगे, फिर हम रेहान भाई की तरफ जाएंगे। जॉब नहीं थी, बुरा वक्त देखा, कैसा गुजारा किया, और अब जॉब क्या कर रहे हो? बहुत मुश्किल गुजारा किया। शुरू में जब आया तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, और जहाँ जॉब के लिए जाता था तो बहुत बड़ा कंपटीशन होता था। यहाँ कराची के लोग होते थे, मैं एक गांव से मिडिल क्लास उठ के, ना मुझे इंग्लिश आती थी, और बहुत जगह से जब रिजेक्ट, तो लास्ट जॉब मैंने की। जब स्टार्टिंग में आया तो मैं एक कॉलेज में गया, अमेरिकन कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पर मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट हुआ। बिल्कुल कम सैलरी थी उस टाइम, मेरी सैलरी 10,000 रुपये सैलरी थी 2016-17 में। तो लेकिन मैंने उस जॉब को अपना फ्यूचर नहीं समझा। मैंने कहा ये जॉब है, इससे मैं अर्न करके अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, इन्वेस्ट करके फिर मैं खुद को ग्रूम करूँगा, फिटनेस ट्रेनर बनूँगा। तो बहुत मुश्किल था, कोई दोस्त नहीं थे यहाँ, और उस टाइम घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ, माँ बाप ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरे वालिद साहब ने हमें बहुत अच्छी परवरिश की, बहुत अच्छा पढ़ाया। हीरो, मैं एक बात बोलूंगा कि ये 10,000 भी अगर वालिदैन तकाजा करते तो आपको भेजना पड़ता, आपने अपने ऊपर लगाया, तो ये वालिदैन को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आपको लगाने दिया। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि वाकई में वालिदैन खुद भूखे रहते हैं, और इसी के साथ हम एक बात कहेंगे। लेकिन फिर वहां पर बेटे, मैं एक बात ऑन एयर इसलिए करूंगा क्योंकि आजकल मैंने बहुत ज्यादा देखा। अब कल एक मैं आंटी का एक इंटरव्यू देख रहा था,
बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि उनके बेटे सर अच्छी पोस्ट पर है रेहान भाई, और वो अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ के चले गए। और रेहान भाई एक वो शख्स है कि जिन्होंने एक इंटरनेशनल शो छोड़ा क्योंकि इनकी अम्मी को बुखार था, इन्होंने हॉस्पिटल लेके जाना था। अच्छा, मुझसे इनके तल्ख कलामी भी हुई, वो भी ऑन एयर बताऊंगा कि नहीं आ रहा शो पे तुम्हारे। अच्छा, बाद में पता चला कि इनकी वालिदा की तबीयत खराब थी, इनको हॉस्पिटल ले गए। तो ये भी दुनिया में बेटा मौजूद है जो कि 200 से लड़ जाता है। तो में क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो कि ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं? और उस माँ के, अगर आप, मैं वीडियो, मतलब मुझसे तो हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो शेयर करने की भी, कि उस माँ जब बात कर रही थी और वो सिंपल एक बात करी है, रोती जा रही है, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को पकड़ में नहीं लेना, मैं खुश हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं उनसे फिर भी खुश हूँ। और मैं तो दिल चाह रहा था बच्चे मिले गला दबा दूं मैं उनका। वो बड़े बदनसीब बच्चे हैं जो अपनी माँ की खिदमत या अपने माँ बाप की खिदमत ना कर सके। तमाम बच्चों को चाहिए कि अपनी माँ बाप की खिदमत करें, वही सब कुछ है। ऐसा ही है, दुनिया में हर रिश्ता फीका, वो मीठे हैं। लोग पीरों की तरफ जाते हैं, कोई फकीरों की तरफ जाते हैं, माँ बाप ही सबसे बड़ा पीर है, इसके अलावा कोई भी बड़ा पीर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पीर है तो वो माँ बाप है, उसके बाद ही सारे पीर हैं। और ये आपकी आंखों में दर्द फील हो रहा है कि जब अब बात करते हैं, मैं रेहान भाई से इसलिए अम्मी की बात नहीं करते तो ये थोड़े से ना सेंटी हो जाते हैं, तो हम इस बार इसीलिए मैं अभी तक शादी का जो फैसला नहीं करता वो इसी वजह से। नहीं, अल्लाह ताला आपको बीवी ऐसी दे। मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारे अपने, देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे ना एक ऑफिस के सामने ना एक जगह पे ऑफिस है, तो वो ना अंकल बड़े खुश रहते थे। मैं समझा नई नई शादी हुई उनकी। अच्छा, वो कभी तो कहते हैं बेटा अल्लाह ताला ने बहू ऐसे दी है, कहते इतनी जिद करती है, सिर्फ उसकी जिद क्या होती है, या मुझे इमली ला के दें या मुझे बबल ला के दें, कपड़े इस्त्री तब करके दूंगी। कहते जब तक बबल नहीं दो तो कपड़े इस्त्री नहीं करती। कहते रोटियां बनाएगी, 2 रोटियां खानी, एक बनाएगी, इमली ला के दे तो दूसरी मिलेगी। तो कहते हैं मतलब उसने जिंदगी, इमली कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और वो ये कहते हैं कि आज मैं, यकीन करें, मैं 6 बेटियों का बाप हूँ। कहते मेरी बहू को कोई कुछ कह के तो देखे, 2 साल के अंदर उसने वो मुकाम बनाया। कहती मैं अपनी बेटियों का तो बहन नहीं आओ, जाओ अपने घर पर, मुझे मेरी बहू चाहिए। कहते उससे बेटियों की तरह अपने घर को। तो अल्लाह ताला आपको भी ऐसे दे कि आप जितनी मोहब्बत करते हैं अपने, क्योंकि असल में इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ, पता नहीं वो रखेगी या नहीं रखेगी। ये वाकई में मैं समझ सकता हूँ। हीरो, आपकी तरफ आते हैं, सिचुएशन है, बिल्कुल, लड़की से आप मोहब्बत करते हैं, ठीक है, उसको रेहान भाई ब्याह के लेके जा रहे हैं। तो अब हसन हीरो जो है वो कैसे शादी में आया है और कैसे रेहान भाई को मुबारकबाद देगा बगैर उठे, बगैर किए कि रेहान भाई आपको गले मिल रहे हैं, और आपने एक्सप्रेशन कैसे देंगे कि आप खुश भी हैं और दुखी भी हैं? सबसे पहले तो मैं रेहान से पहले अपनी, जिससे ये शादी कर रहे हैं, उसको जाके मुबारकबाद दूंगा ना कि कैसे शादी की, कैसे गई, क्या किया। एक कैरेक्टर होता है हमेशा एक्टिंग में, एक ये वैसे ऑनेस्टली बाद में बोले तुम तो मेरे भाई हो, हाँ। मियाँ से मिला मेरे, वो तो सिचुएशन ही चेंज रहती है, लेकिन मसला ये कि एक कैरेक्टर जो है ना, मुझे एक कैरेक्टर जो मेरा एक विश है कि मैं एक माँ का कैरेक्टर करूं, जो लड़का बनके नहीं, एक वालदा के साथ मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूं, अच्छा, और हमें गुर्बत की वजह से निकाल देते हैं। अच्छा, वो मैंने कहा मैं माँ का कैरेक्टर करूं, मैंने कहा कौन सा ये जज्बात है? मतलब वो मुझे गुर्बत की वजह से निकाल देते हैं, तो फिर मैं 2-4 लाइंस बोलूंगा अपनी। बोलो, आप यहीं पे बैठे खड़े हो, नहीं माइक गिर जाएगा। नहीं, आपने मुझे सिर्फ इतना फेवर देना है, आपने कहना कि जाओ ये आपके लिए हॉस्पिटल नहीं है। चलो मैं दोनों कैरेक्टर करता हूँ, ठीक है? ठीक है। हसन बेटा बहुत तबीयत खराब है, अस्पताल नहीं, आप, मैं बदतमीजी मत करो बीच में, माँ को मत टोको, माँ को टोकने वाला है। आप उसके इंचार्ज हैं हॉस्पिटल के, आप मुझे निकाल रहे हैं, ठीक है? ये कैरेक्टर है, आप मुझे निकाल रहे हैं। मेरा प्रोड्यूसर मुझे निकाल देगा। नहीं, आपने मुझे जस्ट ये कहना कि चलो तुम्हारा लाइक ये नहीं है हॉस्पिटल। इनकी आवाज गार्डियन से बुलवाते हैं, आप बोले। चलो सर, आप बोल। इनको बोले कि अगर बिल पे कर सकते हो तो या इलाज है, वरना जाओ अपनी माँ को लेकर। देखो भाई, सीधी बात है, अगर बिल पे कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो इस हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ। वाह, इस हॉस्पिटल में हमारी जगह नहीं है। क्यों हमारी जगह नहीं है? ओ भाई, माँ तो परेशान ना हो, एक दिन तेरा बेटा बड़ा हीरो बनेगा ना, जाओ, नहीं चाहिए ਤੁਹਾਡਾ हॉस्पिटल हमें, हम लोग। माँ तो परेशान ना हुई, एक दिन तेरा बेटा बहुत बड़ा हीरो बनेगा। क्यों है, अपने को पैसा नहीं है, लेकिन एक दिन मैं तेन याद करेंगे कि तेरा पुत्र हीरो बना है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा इलाज, जा रहा हूं मैं माँ को लेके। लेकिन एक बात याद रखना डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात मेरी याद रख लेना खान कुल के, जिस दिन तुम्हारी माँ के साथ कुछ होया ना, तो अल्लाह दी लाठी बेनियाज है, तुसी भी एक दिन पछताओगे। चल माँ, चलो तू। माँ ऐसे ही मर जाएगी बेटा, थोड़ा आराम से बोलते हैं, माँ बीमार है, तुम पता चले माँ को काट लेंगे।
ऑलराइट, जबरदस्त, वंस मोर क्लैपिंग। और ये होती है नेचुरल एक्टिंग, और मैं ये जरूर कहता हूं कि एक्टर शुड बी एक्टर, माशाल्लाह, ये चीज है। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस तरफ के अब दुनिया घूम ली। बीइंग अ मुस्लिम, मैं उस जगह की बात नहीं करूंगा जिसमें मक्का और मदीना है, वो तो दुनिया का बेहतरीन मुकाम है, उससे आगे तो खत्म है सारी दुनिया। मक्का मदीना के अलावा अब कहाँ पे ख्वाहिश है कि मैं दोबारा जाऊं, उस चीज को दोबारा देखूं? कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा पाकिस्तान? मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से तकरीबन 55 ममालिक दुनिया के देखे हैं, और बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहाँ मैं 3-3, 4-4 मरतबा से गया हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि एक तो खैर आपने जो जिन 2 जगहों का तज़किरा किया उनका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो इंसान की कोशिश होती है कि यहीं पड़ा रहे। लेकिन वैसे मुल्कों में बहुत से चॉइस बड़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब इंग्लैंड मेरा पसंदीदा मुल्क इसलिए है कि चूँकि मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी। सही। अच्छा, और इमारात के बारे में हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक़ था, मैंने जितनी मोटी मोटी हिस्ट्री किताबें थी वो सब पढ़ डाली माशाल्लाह। तो वहाँ जाके आपको अपनाइयत का एहसास होता है कि ये यार ये आपकी देखी हुई चीज़ें हैं। वैसे मुल्कों में मुझे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेरे पसंदीदा मुल्क है। ज़बरदस्त। हसन, कहाँ जाना चाहोगे हीरो? अगर हम पाकिस्तान की बात करते तो कौन सा मुल्क, शहर है जहाँ जाना चाहोगे, और मुल्क से बाहर कहाँ? पाकिस्तान से बाहर मुझे जाने का शौक है तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद बहुत ज़बरदस्त। कराची से बाहर जाना? कराची से बाहर तो इस्लामाबाद है। और मुल्क से बाहर कहाँ जाना चाहोगे? मुल्क से बाहर हर बंदे का ड्रीम होता है। मुझे नजफ और करबला जाने का बहुत शौक है। जबरदस्त। करबला जाने का मतलब एक जवार बनना, बैत की मोहब्बत बहुत है दिल में उनसे, मुझे इमाम हुसैन से, तो मैं करबला का बहुत बड़ा ड्रीम, और इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं बहुत जल्द करबला जाऊँ। जबर। जी रेहान भाई, अब आपसे अगर सवाल करें कि उम्रे के अलावा, क्योंकि उम्रे आपको अल्लाह ताला आपकी अम्मी के साथ दोबारा नसीब करे, लेकिन आप कहाँ पर जाना चाहोगे? कराची से बाहर और मुल्क से बाहर, दोनों? मुल्क से बाहर जाना चाहूँगा तो मैं पेरिस जाना चाहूँगा। ठीक है। और अगर मुल्क में जाना चाहूँगा तो कश्मीर। अच्छा, कश्मीर का बड़ा अच्छा एक रहा, और वो वाली चीज़ कि मैं दोबारा, मैं भी अब जाएं तो साथ जाएंगे, क्योंकि मुझे चौकी समानी जाने का बड़ा शौक है। मैं बिम्बर गया हूँ चौकी समानी, जहाँ पर वो मैं उसका बड़ा अच्छा वाकया भी आपसे शेयर करता हूँ कि हम एक शादी पे गए, और वहाँ पर आई वॉज इन क्लास 2nd ईयर, और 2013 की बात है जब हम निकले, तो मैंने ना वो नहीं होते चाइना वाले बम जो होता है टच पड़ते हैं, तो वो हम शादी में साथ ले गए। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल, मतलब पंजाबी में मैंने कहा अंकल बारात जान लगी है, असी छोटे छोटे पटाखे फोड़ लिए। दूल्हा कहता तुझे छोटे फोड़ो तो बम आएंगे, फिर कौन संभालेगा? तो क्योंकि साथ जम्मू कश्मीर है, तो वो वाली बात है। तो मैंने कहा तो वहाँ, और वहां पर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कराची वालों की तो फूंक निकल जाती है चढ़ चढ़ के पहाड़ ना, तो मैं गलती से, मैं आज भी उस घर वालों को याद करता हूँ कि मैं गलती से ना सीढ़ियाँ चढ़ के, तो दरवाजे पे जैसे आता, दरवाजा बच गया, तो दरवाजा निकला, तो उनकी कश्मीरी अपनी जुबान है, तो मैंने कहा मुझे नहीं आती, तो कहते हैं कहाँ से आयो? मैंने कहा कराची से ना। तो उसने अपने घर वालों को कहा अंदर जाओ, मेहमान आया। अच्छा, ना मेहमान को पता ना को, अब कराची वाले में डरा हुआ, अंदर डकैती शकेती ना हो जाए काम। अंदर लेकर गया, उससे सैन में बिठाया, उसने कहा कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है मुझे बताओ, अभी तुम्हारे लिए मैं लेकर आता हूँ। उसमें माल्टे लगे हुए थे, मैंने कहा जी ये मुझे माल्टे पसंद है। वो लेकर आया, उसने कहा कि अब आप जा नहीं सकते, खाने का इंतजाम यहीं पे होगा। तो इतनी मोहब्बत वाले वहाँ के लोग, और वहाँ पर वो वाली चीज़ कि आपको अपनाइयत मिलती ही वहाँ पर है। अच्छा जी, हम क्योंकि टूवर्ड्स टू एंड पर हैं, आपसे जाते जाते मैं पूछूंगा कि क्या नसीहत करना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, उन बच्चों को जो कि ओल्ड एज होम पर बड़ा इन्फ्रेसाइज करने लग गए हैं कि यस, माँ बाप को खांसी भी आती है, और माँ बाप बार बार पूछते भी हैं, हमसे भी गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, लेकिन फोकस जो अब एक रख दिया गया ना कि मैं आपसे फंड लूंगा क्योंकि मुझे ओल्ड एज होम बनाना है, उन ओल्ड एज होम बनाने वालों के लिए और बच्चों के लिए क्या नसीहत होगी? बड़े अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आया है क्योंकि हम तो मशहूर थे फैमिली वैल्यूज़ के लिए। हम यानी माँ बाप की जो जगह और जो मकाम अल्लाह ताला ने बनाया है उसकी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। देखिए, माँ आप ये देखिए कि बच्चे को किस वक्त से पालती है, तूफ़ान हो, आंधी हो, बारिश हो, रातों को जाग कर, ठीक है, बच्चे के कपड़े बदलने, उसका ख्याल रखना। वही फिर आपने अभी बड़ी अच्छी बात की थी कि बावजूद इसके कि बच्चा उसके साथ जो भी सलूक करे उसके लिए वो दुआएं ही करेगी, बेहतरी की दुआ करेगी। तो मेरा ख्याल है ये ओल्ड होम्स का जो है, ओल्ड एज होम्स जो बनना शुरू हो गए हैं, ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अपने माँ बाप का एहतराम भी करना चाहिए और उनसे वालेहाना मोहब्बत भी करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। ये सोच कर कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी शय अता की है
कि जिसको अगर आप सारी ज़िंदगी उसके पैर दबाते रहें तो वो भी बहुत कम है। मैं थोड़ी सी बात इंटरप्ट करूंगा कि बांग्लादेश के अंदर ओल्ड एज होम बनाया गया। अच्छा, उस ओल्ड एज होम के अंदर क्या है कि आपके घर में अगर कोई बूढ़ा है, उसके ऊपर नेसेसिटी है कि वो 4 घंटे वहां जाकर देगा, उससे स्कूल भी पढ़ना है, उसने कायदा भी पढ़ना है, उसने दुनियावी चीजें भी सीखनी, मोबाइल चलाना भी सिखाते हैं। तो वो ओल्ड एज होम मुझे बड़ा अच्छा लगा कॉन्सेप्ट कि आप बूढ़ों को एजुकेट कर रहे हैं, फिर उनको घर के लिए होमवर्क मिलता है कि आपने कल ये करके आना है, तो उससे बूढ़े भी वो रहते हैं, एंगेज रहते हैं। तो बेस्ट होता है। हीरो, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा यार कि जो यंग जनरेशन आ रही है, जो भी लोग आ रहे हैं, मेरे मित्रों के लोग अगर नौजवान इस फील्ड में आ रहे हैं या किसी भी फील्ड में हैं, तो अपने शहर का नाम ज़रूर रोशन करें, क्योंकि जब शहर का नाम रोशन होता है तो आप खुद एक रोशन होते हैं। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आप कहीं बहुत बड़ी जगह बैठकर अपने उस छोटे से शहर का नाम रोशन कर रहे होते हैं मित्रों का। तो मेरी ब्लेसिंग ही यही है कि मुझे वहाँ के लोग, वहाँ के सब लोग बड़े छोटे प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। और लास्ट ये नसीहत करूँगा कि सारा अपना ध्यान अपनी कामयाबी पर दें, अपनी स्टडी पर दें। अगर पढ़ रहे हैं तो फजूल कामों से हटें, अपनी फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा ट्रेन करें, अपने आप को ट्रेन करके आप अच्छी फ़िटनेस और अच्छी फिज़ीक बनाएंगे, क्योंकि फ़िट रह कर ही आप हीरो बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। तो बहुत सारा प्यार बहुत लोगों के लिए, जो लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, मैंने हमेशा उनसे बहुत प्यार किया है। मैं खुद को हीरो नहीं बोलता, लोग मुझे हीरो बोलते हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है, लव यू ऑल, थैंक यू। जबरदस्त। रेहान भाई, 1 मिनट में क्या सम करना चाहेंगे? तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि LOC पे जो हालात हैं इस टाइम, तमाम लोगों को चाहिए जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें पोस्ट करते हैं, वो बिल्कुल ना कीजिए। फौज की नकलो हरकत या किसी भी चीज़ को ले जाते हुए अगर आप देखें तो उनकी तस्वीरें बना के अपलोड नहीं कीजिए, इसलिए कि इससे आप दुश्मन की मदद करेंगे। बिल्कुल। और साथ साथ चाहिए कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाक आर्मी से मोहब्बत का तकाजा ही यही है कि आप इस तमाम चीजों पे अमल करें। बिल्कुल। और दूसरी चीज मेरी भी एक रिक्वेस्ट है रेहान भाई की, इस बात से मैंने जहन से निकल गया, थैंक यू, लव यू रेहान भाई, कि अगर आप किसी भी देखते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी हमारे जितने भी इदारे हैं वो उस अकाउंट को बैन कर दें कि वो फिर आगे काम ना कर सके। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमें ज्वाइन इन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद की बात यही बात कि आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, एंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत जरूरत है और ये टीम मौजूद है तो हम काम करते हैं। आज की नशिस्त में कोई भी बात बुरी लगी हो तो दिल से मुआज़्ज़त हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।